है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बीएलए के आगे घुटने टेक रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, अगर बात हम बलूचिस्तान को लेकर करें तो बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है उसमें अगर हम कुछ बलूच नेताओं को लेकर बात करें तो उनके नेतृत्व में लगातार आजाद बलूचिस्तान की मांग और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, चाहे वो सीमा बलोच हो, महरंग बलोच हो, और ऐसे कई बलोच नेता जो आजादी की जंग यहां पर लड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए अभिषेक, बिल्कुल अगर आप देखें तो लंबे समय से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के सामने अपने तमाम मुद्दों को रखा करते थे, जिसे पाकिस्तान चाहता था कि कम से कम उन जो बलूचिस्तान के लोग चाहते थे कि उनको सुना जाए। देखिए, पाकिस्तान ने दरअसल बलूचिस्तान पर कब्जा किया 1947 के बाद। उसके बाद से लगातार उन लोगों पर कब्जा करके उनको दबाने का सिलसिला चलता रहा। उन लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं थी वो नहीं दी गई, उन लोगों के रिसोर्सेज को वहाँ पर चीन को, अमेरिका को बेचने की तैयारी की गई, उनका इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर उन्हें उनके हक नहीं दिए गए। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसके कारण लोगों के बीच लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया, और वो इतना बढ़ गया कि जब वो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आए, उन्होंने खुले तौर पर सरकार को चेतावनी दी, मगर उसे भी तब दबाया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो वहाँ पर बीएलए का गठन हुआ, और ऐसे ही कई ऐसे गुट बन गए जो हथियारबंद गुट थे, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। अगर आप देखें तो अब पिछले कई दशकों से इसी तरह से वो लगातार सरकार के खिलाफ थे, और आज हालत यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद अपनी नेशनल असेंबली में इसकी तस्दीक कर रही है कि उन्हें वहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी सरकार को वहाँ कितनी मुशक्कत करनी पड़ रही है, और वहाँ पर बड़े हिस्से में कब्जा जो है उनका पूरे तरीके से हो चुका है। कई तस्वीरें हम कई बार बता चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान का जो इलाका है, यहाँ पर लगातार बलोचियों ने अपना कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी चौकियों को, उनके कैंप्स पर जो है वो बीएलए का कब्जा है। तो ये तभी मुमकिन हो पाया जब वहाँ के लोगों ने उनको समर्थन दिया, और उसी समर्थन के साथ जो है ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग यूएन तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें आज़ाद मुल्क का दर्जा दे दिया जाए, हम अपना जो फ्यूचर है वो खुद लिखेंगे। हालांकि अभी उस पर मोहर नहीं लगी है, मगर इतना कर देना ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल, और देखिए अजय, अब अगर संसद के अंदर रक्षा मंत्री जिस तरीके से ये बयान देते हुए नजर आए, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि उनके अंदर एक डर है कि अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और एक नया प्रांत बन जाएगा। और यही वजह है कि उनकी बेबसी उनके चेहरे पर, उनके बयानों पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। देखिए बिल्कुल, ये बेबसी इसीलिए है क्योंकि उन लोगों का रहनुमा बनने के बजाय उन लोगों पर अत्याचार हुए। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क हुआ करता था, मगर पाकिस्तान ने जब उस पर कब्जा किया उसके बाद पाकिस्तान उसको अब संभाल नहीं पाया। यही हाल जो है आप देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, गिलगित में है। आप देखें यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं उन्होंने जब अब विरोध प्रदर्शन अपने शुरू किए वो कर दिया है, और आने वाला समय जो है वो पंजाब और जो प्रांत पड़ता है उसके लिए भी ऐसा ही होने वाला है। आप देखें तो वहाँ पर जो पाकिस्तान की सरकार है, सेना है, वो किसी को भी हक नहीं दे पाई है। मिनॉरिटीज़ का हाल वहाँ बुरा है। पीओके के लोगों की हालत क्या है? बलूचिस्तान के लोग जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार अब मुखर होकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अगर एक्शन कर रहे हैं तो वो तभी मुमकिन हो पाया जब उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि आज उन्हें ऐसा करना पड़ा। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया है कि लोग जो हैं वो गुस्से से आग बबूला है। लेकिन दूसरी ओर अजय अगर बात करें कि जिस तरीके से हम शहबाज शरीफ को लेकर बात करें, आसिम मुनीर को लेकर बात करें, जब वो अमेरिका गए थे, अमेरिकी यात्रा पर वो जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स है वो एक बक्से में लेकर गए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उन्होंने दिखाया था। ऐसे में बलूचों ने यह भी माना कि बलूचिस्तान को बेचने की तैयारी है। उसके बाद से गुस्सा और भी ज्यादा तेज बलूचों के अंदर देखने को मिला। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार यही सिलसिला जारी भी है और ये जारी रहेगा। अब ये रुकने नहीं वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की हालत वहाँ पर है, जिस तरीके से लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लोग बीएलए के साथ खड़े हैं। आप सोचिए, बीएलए जैसा एक गुट जो एक बलूचिस्तान के छोटे से हिस्से से उठकर बलूचिस्तान के लोगों ने बनाया, और वहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि बीएलए खाली ऐसा गुट नहीं रहा है। वहाँ पर महिला जो फिदाइन हैं उनके पास वो तक हैं, उनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी थी कि अगर आप जंग के लिए हमारे सामने आते हैं तो हम जंग के लिए तैयार हैं, और हमारे पास लगभग 3 महीने तक जंग लड़ने के लिए असला मौजूद है। बिल्कुल।
बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान के, उनके स्टेटमेंट को आपने सुना होगा संसद के अंदर जो उन्होंने बयान दिया और ये बताया क्या स्थिति इस वक्त पाकिस्तानी सैनिकों की बनी हुई है। उनके बयान से क्या समझ आ रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आपकी आगे आने वाले दिनों में आखिर क्या हो सकता है? इतने चिंतित क्यों नजर आए रक्षा मंत्री? देखिए, उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि क्या आ गया बीच में, एक सेकंड। हाँ, पाकिस्तान की हालत कुछ अब ऐसी हो गई है कि उससे ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अगर वो फिर दोबारा से एयर बम्बार्डमेंट करता है या अपनी सेना को वहां भेजता है, ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करता है, तो फिर अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में जहां उसकी पहले ही फजीहत हो चुकी है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और अगर वो नहीं करता है तो ये दोनों प्रोविंस, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसके हाथ से निकलने वाले हैं। और फिर बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये अब वो पुरानी वाली हिट एंड रन टैक्टिक्स करके भाग जाने वाली आर्मी नहीं है। ये संगठन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत ही सशक्त बन गया है। अब ये अटैक करते हैं और एक जगह नहीं, साइमल्टेनियस अटैक करते हैं। और इनके हाथ में अफगानिस्तान में जो अमेरिका अपने एडवांस हथियार छोड़कर गया था, वो भी इनके हाथ लग चुके हैं। यानी कि अब इनसे वैसे भी मुकाबला पाकिस्तान की आर्मी के लिए मुश्किल है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, अब तो उनके 84 जो है सिपाहियों को ग्वादर में मारा। और मारना तो एक चीज है, 18-20 सिपाहियों को पकड़ भी लिया, और ये भी एक चीज है, उनके 30 सरकारी संस्थानों के ऊपर कब्जा कर लिया। ये जो स्थिति बन के आई है, अब ये दिख रहा है कि अब ये बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल रहा है। और उसके कारण दुनिया के सामने साफ है। सबसे पहला तो ये कि वहां 500 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, 500 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रतिदिन पैदा होती है। और वहां के लोग चूल्हे के ऊपर खाना बना रहे हैं, तो वहां की औरतों में रोष होगा कि नहीं होगा। और ऐसे ही वहां की औरतों को या वहां के आदमियों को जिस तरह से जबरन गायब कर दिया जाता है, वहां की औरतों को ये नहीं मालूम कि वो सुहागन है या विधवा है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल त्यागी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जो स्थितियां यही कारण है कि उनकी मजीद ब्रिगेड में अब औरतें न केवल शामिल होने लगी हैं, बल्कि फिदायीन बनने लगी हैं। आपने सुना होगा ना, ये जो हवा बलूच है और जो दूसरी मंगेल बलूच है, जो फिदायीन बनी और जिन्होंने अटैक किया, बाकायदा आईएसआई के हेडक्वार्टर पर अटैक किया इन्होंने। बिल्कुल, कई और महिलाओं के नाम भी है त्यागी जी। अगर इसमें हम मेहरंग बलोच को लेकर बात करें, सीमा बलोच को लेकर बात करें, वो भी लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। श्रुति दास गुप्ता जी का रुख करूंगा मैं। श्रुति जी, अगर बात करें यहाँ पर हम जो स्थितियां बलूचिस्तान को लेकर बनी हुई नजर आ रही हैं, और इस बीच ख्वाजा आसिफ का जो कबूलनामा निकलकर सामने आया है, क्या इससे माना जाए कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी है वो बेहद नज़दीक है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, उन स्थितियों के बीच हम ये देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो भारी पड़ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, और पाकिस्तानी सरकार के पास इतने एसेट्स नहीं है कि वहां पर बड़ी संख्या में आर्मी डिप्लॉय कर सके वो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त काफी कमजोर है। उनके पास उस तरह के फंड्स नहीं है। नेशन इकोनॉमिकली कमजोर है, तो वो अपने आप को चाहे कितने भी एमओयू साइन कर ले, कितनी भी डील साइन कर ले, पहले पैसा देंगे फिर बनेगा जो हथियार, जितने वो बोलते हैं कि हम चीन से लेने वाले हैं, इधर से लेने वाले हैं, उधर से मिलने वाला है। यूएस के साथ उन्होंने एक F-16 की और एक आगे की डील साइन करी थी, पर उसको बन के आने में टाइम लगता है। तो उनके पास हथियार तो है नहीं, जो है वो मेंटेन भी नहीं करे हुए, क्योंकि करप्शन इतना है वहां के अंदर कि जो पैसा आता भी होगा वो कहाँ चला जाता है, किसकी जेब गर्म करता है, ये किसी को पता नहीं चलता है। तो एज एन आर्मी वो अपने आप को प्रोजेक्ट बहुत बड़ा करना चाहते हैं, पर वो है नहीं उतने अच्छे, ना वो इतने प्रोफेशनल हैं।
एक किसी का मैं इंटरव्यू सुन रही थी विदेशी मीडिया के अंदर, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया को बहुत बेवकूफ समझती है और अपने आप को बहुत ही तुर्रम खान समझती है स्ट्रैटेजी वाइज, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी उन्हीं के लोग वहां पे उनको हरा देते हैं। और बलूचिस्तान के अंदर जो होता हुआ ये जो विद्रोह है, जो आजादी की लड़ाई है, ये वही असलियत सबके सामने लाके खड़ा कर देता है। क्योंकि 40% जहां का देश है, वो आपको कितने बिलियंस वहां से वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं साल में, और उसका 12% भी उनके ऊपर खर्च करने को तैयार नहीं होते। पिछले साल उन्होंने बात करी थी कुछ पाकिस्तानी रुपीस 350 या 360 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का, उन्होंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एजुकेशन के लिए करेंगे, लोगों का उन्नति करेंगे, आप चिंता मत करिए। बलूचों को उन्होंने ऐसा दिलासा जो हर 5-6 साल में वो देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब सुन के लोग सोचेंगे चलो हमें भी शायद हक मिल जाए और ये जो आके जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग हल्के पड़ जाए। पर ये बिलियंस कभी खर्च होते नहीं, क्योंकि ये जैसे करप्शन है वहां पे वो पैसा आता नहीं है, सिर्फ पैसे की बातें होती हैं और ये बातें होके वहीं खत्म हो जाती हैं। इतने बड़े एरिया को अगर आपको आर्मी से कंट्रोल करना है, आपको चप्पे चप्पे पे कितनी कितनी यूनिट आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, आपके लोग खत्म हो जाएंगे लेकिन उस जगह को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 40% जो है वो एरिया, उसके अंदर 10% से कम लोग हैं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन के, और उनके ऊपर खर्चा होता नहीं। उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप 7वीं सदी के किसी इंसानी सेटलमेंट को देख रहे हैं। वो इतने गरीब हालात में रहते हैं और इसके बावजूद उनके ऊपर अत्याचार होता है। जो यंग लोग और होते यही हैं, वजह है ना श्रुति दास गुप्ता जी, क्योंकि सालों से इनकी मांग रही है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाए और अपनी आवाज को लेकर सड़कों पर उतरे, और जब नहीं सरकार की आंख खुली, इसके बाद अब ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, देखिए इससे तो ये भी समझ आता है ना कि दशकों तक आपने जिन आतंकियों को पाला पोसा, पनाह दिया और ट्रेंड किया, और आज वही आतंकी उनकी नाक में दम किए हुए बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की पूरी तरीके से पोल खुलती हुई तस्वीर सामने आ रही है। और सीधी साथ एक और भी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ख्वाजा आसिफ ने संसद के अंदर यह भी कहा कि बीएलए के पास महंगे हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, तो ये हथियार जो आ रहे हैं ये कहां से आ रहे होंगे उनके पास, इस पर भी जरा विस्तार से बताइएगा, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? देखिए, अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता था, और जब वहां पे तालिबान शासन आया तो बड़ा खुश हुआ था कि हाँ, अब तो ये हमारे कंट्रोल में आ गया है और अब हम इससे हिंदुस्तान के खिलाफ इनके आतंकियों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा, समझ में आ गया अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान से जो अमेरिका छोड़ के गया था, ऐसी हालत में कि हारती हुई आर्मी भी अपने हथियारों को या तो लेके जाती है या नष्ट करके जाती है, लेकिन अमेरिका अपने हथियारों को छोड़ के चली गई, ना नष्ट किया ना लेके गई। और वो हथियार जो थे वो सोफिस्टिकेटेड है, वो महंगे हथियार है, उनमें असॉल्ट राइफल्स हैं, उसमें ड्रोन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, उसमें छोटे हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके अंदर छोटी तोपें हैं, तो बहुत स्पेशल इक्विपमेंट है उनका। वो इक्विपमेंट अब इनके हाथ लग गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथ लग गया, ये तो एक बात हुई। पाकिस्तान की जिम्मेदारियां बढ़ गई। वो पाकिस्तान जो हमको बोलता था कि हिंदुस्तान के ऊपर 2 फ्रंट से अटैक होगा, आज उसकी हालत क्या है? आज करीब 3,500 किलोमीटर हिंदुस्तान के बॉर्डर है, और ऐसे ही 2,400 किलोमीटर अफगानिस्तान का बॉर्डर है, और ऐसे ही 1,000 किलोमीटर ईरान का बॉर्डर है। यानी कि वो खुद 8,000 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर घिरा हुआ है। तीनों जगह उसे आर्मी डिप्लॉय करनी है। अगर तीनों जगह डिप्लॉय करनी है तो किसी भी जगह वो कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, और यही कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में उतनी फौज तो है नहीं जो मुकाबला करे, और जो है वो डरपोक है। डरपोक क्यों है? वो डरपोक इसलिए है क्योंकि उनके जो जनरल बिल्कुल त्यागी, जिस तरीके से बात आप कह रहे हैं इससे मुझे हिटलर की याद आती है। हिटलर ने भी जब 2 मोर्चों पर जंग छेड़ी थी, इसी वजह से हिटलर भी जंग हार गया था। श्रुति जी, मैं आपका रुख करूंगा। और श्रुति जी, जिस तरीके से अगर हम बलूचिस्तान की आजादी को लेकर यहाँ चर्चा करते नजर आ रहे हैं, एक तरफ टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला लिया, तो क्या आपको लगता है कि ये आजादी की राह इतनी आसान है? क्योंकि सीपीईसी कॉरिडोर एक बड़ा रोड़ा माना जाता है, और दूसरी ओर अमेरिका का इंटरेस्ट भी बलूचिस्तान के अंदर पूरी तरीके से। देखिए, किसी भी नए देश की स्थापना होना इतना आसान नहीं है। आप अगर इजराइल का एक एग्जाम्पल देखें तो वो भी 1948 से
अब मान्यता मांग रहा है, फिर भी आज तक उसको पूरे 190 जितने भी देश है हमारे, उनको उन्होंने सबने मान्यता नहीं दी है। अभी सोमालीलैंड नया जो डिक्लेयर हुआ है उसको भी चार पांच लोगों की ही है, उसके अंदर तो इस तरह की इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है भी नहीं। यहाँ पे अगर बलूचिस्तान अलग होना चाहता है तो उसके लिए चाइना और यूएसए को पहले सर हिला के हाँ बोलना पड़ेगा, पहले उनको पाकिस्तान के ऊपर से हाथ हटाना पड़ेगा, तभी ये बलूचों की मांग जो है, जो चाहे वो कितना ही वहां पे अपना पॉलिटिकल विल बना ले, चाहे वो कितना ही मिलिट्री विल बना ले, चाहे वो कितना ही रिबेल कर ले,